हेलो दोस्तों। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब आपके पास आज का दिन शेष है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, पूरे दिन आराम करना, कल बढ़िया फ्रेश माइंड से पेपर देने जाना है। सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करिएगा। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ के ही आपको उत्तर करना है। ऑप्शंस को अच्छे से 4 बार पढ़ लो क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप उसके उत्तर करना है सावधानी से, और पेडागोजी को भी और अच्छे से ध्यान से करना है। मैं आप सबको बता दूं कि आपकी एनालिसिस की क्लासेस में लेके आऊँगा डेली। कल का एनालिसिस क्लास तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक। इसके साथ साथ में हर पेपर का एनालिसिस क्लास हम लेते रहेंगे। आज मैं आप सबके साथ में पर्यावरण विषय के सुपर 100 फिर से प्रश्न लेके आ गया हूं। आज हम 100 प्रश्न करेंगे। आप लोग पेपर देने जाने से पहले ये 100 प्रश्न और कर लेना। इसके पहले मैंने 100 प्रश्न और कराए हैं। आज की प्रश्न आप लोगों के लिए जानदार रहने वाली है। यहाँ से आप लोग कंफर्म मांग के चलिए 15+ नंबर लेके जाएंगे, 15+ नंबर आप लोग यहाँ से लेके जाएंगे। चलिए शुरुआत करूँगा पहले प्रश्न से आपके साथ में। देखिए, विगत प्रश्न आए हुए प्रश्न आपके साथ करवा रहा हूँ मैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, थोड़ा स्पीड भी चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? आपसे वैकल्पिक स्रोत पूछ रहा है, मतलब जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? लिथियम बैक्टीरिया का, सोडियम लैंप का, जल ऊर्जा का, एलईडी का। आप लोग उत्तर करेंगे जल ऊर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? घास की मैदान की खाद्य श्रृंखला बनती है, उसकी नहीं है बोल रहा है। कीट, मेंढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप। अब देखिए, घास में क्या क्या मिलेंगे, देखो, कीट मिलेगा, मेंढक मिलेगा, सांप मिलेगा, खरगोश भी मिलेगा, लोमड़ी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, चूहा भी मिलता है, सांप भी मिलता है। क्या नहीं मिलेगा? प्लावक, मछली और भेल। मतलब ये तो पानी में मिलने वाले हैं ना, तो ये पानी के क्या है, खाद्य श्रृंखला है, ना कि घास की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो ये आपका ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम ताप स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? बिल्कुल आप लोग उत्तर करेंगे सूर्य से। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है, ध्वनि कहाँ चलती है सबसे ज़्यादा तेजी से? आप लोग प्रयोग कर सकते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, अभी आप बताएंगे किस में, ठोस में, द्रव में या गैस में? बताएंगे मुझे आप लोग। सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज किस में होती है? बिल्कुल आप लोग बताते हैं ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा तेज होती है। उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है कि द्रव में होती है? गैस में होती है, फिर लास्ट में द्रव में होती है। द्रव में तो ध्वनि का पता ही नहीं चलता है ना। तो यहाँ पूछ रहा है किसमें सबसे ज़्यादा तेजी से होता है, तो आप लोग बताएंगे लकड़ी। यहाँ लकड़ी ठोस है ना, क्यों? निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है। पानी में कम, हवा में कम, लकड़ी में ज़्यादा, ठोस है लकड़ी, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है? आप लोग उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ध्रुव तारा हमें किस दिशा में दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट को ऑप्शन, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है। याद रखेंगे सी नंबर, उत्तरी ध्रुव में नजर आता है हमें, तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ध्रुव तारा। आगे चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? मैंने आज सारे टॉपिक कवर किए हैं। उत्सर्जन तंत्र वृक्क से, कान से, फेफड़े से और आपका जाता है त्वचा से। प्रश्न को उत्तर बताएंगे। उत्सर्जन तंत्र कहाँ से? वृक्क से, ठीक है। और वृक्क किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? अच्छा, पित्तरस कहाँ पाया जाता है, यही बताइए। पित्तरस कहाँ पाया जाता है, ये भी बताएंगे आप लोग। अच्छा, छोटी आंत का आकार कितना होता है और बड़ी आंत का आकार कितना होता है, ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पूछ रहा है, वैश्विक तापमान पूछ रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडान? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चांगपा जनजाति से प्रश्न पूछ लिया, देख लीजिए। चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख से, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, चांगपा जनजाति असम में देखने को लद्दाख में देखने को मिलती है, असम में नहीं। लद्दाख में आपको चांगपा जनजाति देखने को मिलती है। असम में तो कौन सा नृत्य किया जाता है बताएंगे? बिहू नृत्य। असम में बिहू नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, आप लोग पढ़ेंगे जरा ध्यान से।
एक बात हमेशा आप ध्यान रखना पेपर में कि हर प्रश्न को पढ़ने से पहले ध्यान से पढ़ना, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर ध्यान से करना है, क्योंकि ज़्यादातर आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। कौन सा कथन सही पूछा है? मनुष्य व पौधों के दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। क्या मनुष्य और पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है? देखते हैं जरा। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। अच्छा, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। इनमें से कोई नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान देने। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सही पूछा है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है कितना? 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, 0.97% ऑक्सीजन से। सूर्य का द्रव्यमान किसका बना होता है? आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना, 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। बाकी सबसे ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सूर्य जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम से सबसे ज़्यादा बना हुआ है, पर ऑक्सीजन उसके अंदर 0.97% देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 12 नंबर प्रश्न। 10 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं? आप लोग अपना उत्तर बताएंगे। 10 प्रश्न में कितने सही? रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? सुरक्षात्मक उपाय अग्नि से: प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, अग्नि रहित यंत्र। बताएंगे। हम अपने घरों में, रसोई घरों में अग्निशामक यंत्र यूज कर सकते हैं। जब हम स्कूल में रखते हैं तो घरों में क्यों नहीं रख सकते, है ना। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ लेके आपको। अब देखिए, एक चित्रकला से पूछा हुआ प्रश्न है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। अब आप लोग मुझे मधुबनी चित्रकला के बारे में बताइए कि मधुबनी चित्रकला कहाँ, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है और किन किन पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। वारली, मांडना, मधुबनी या अल्पना बताएंगे। ये जो मिथिला लोक चित्रकला है ना, का लोकप्रिय नाम क्या है? मधुबनी है। वही मैंने बताया, मिथिला लोक चित्रकला। अब मिथिला नाम सुनते ही आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो क्लिक हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कोंकण रेल सीधे जोड़ती किसको? मंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, अल्पुजा और मंगलोर को। बताएंगे। ध्यान रखें, कोंकण रेल के बारे में थे, मंगलोर और मुंबई को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? 15 नंबर प्रश्न। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्तावी। जब बात करते हैं जैविक पर्यावरण की तो उपभोक्तावी आएंगे आपके, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। आप लोग मुझे बताएंगे प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हो सकते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं लेके आपको प्रश्न नंबर 16। ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को पढ़िए आप लोग जरा पहले। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आ सकता है ये। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है जबकि नमक वाले पानी में तैरता रहता है, इसका कारण बताएं। अंडे कवच में स्थित तरल माध्यम, शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व। अंडे पर कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो नमक डालते सहत ही पानी का घनत्व बढ़ जाता है ना, जिसके कारण अंडा उसमें तैरने लगता है। तो नमक के पानी का उच्च घनत्व आप लोग कर लेंगे, सी नंबर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में गैस बनाई जाती है? पोटेशियम ट्राइक्लोरेट मैग्नीज ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, पानी के विद्युत अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ए और सी द्वारा। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रयोगशाला में गैस बनाने की तो पोटेशियम ट्राइक्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ प्रयोग करने पर और साथ में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये दोनों विधि से करते हैं। अब आप लोग मुझे ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, डी नंबर आपका। मुझे आप लोग ये बताइए, कृत्रिम वर्षा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, फिर कौन से गैसों की आवश्यकता होती है कृत्रिम वर्षा कराने? 18 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। एक गेंद किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह फिजिक्स से प्रश्न पूछा है। देखो, 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। इसके द्वारा तय की कुल दूरी 50 मीटर है। इसका कुल विस्थापन 100 लीटर है। इसका कुल विस्थापन 0 है। इसके द्वारा तय की दूरी 120 मीटर है। बताएंगे।
अब देखिए 50 मीटर ऊपर गई फिर वापस आ गई, तो विस्थापन कुछ हुआ क्या बताइए मुझे आप लोग। विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, शून्य, बिल्कुल। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर। देखिए विस्थापन क्या होता है, आपके द्वारा चली गई दूरी और फिर वापस अगर आप आ गए तो आपका विस्थापन शून्य हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये साइंस का प्रश्न था। साइंस के प्रश्न भी आते हैं आपके पेपर में। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र से प्रश्न आए हैं। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपरोक्त सभी। भाई शिक्षा मानव की पूंजी बन गई। यदि शिक्षा में आपने निवेश कर दिया, प्रशिक्षण में निवेश कर दिया या स्वास्थ्य सुविधा निवेश कर दिया तो वो आपको रिटर्न देते ही देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। मतलब एक चुंबक को यदि आप लंबाई 4 टुकड़ों में काट दें तो कितने ध्रुव बनेंगे। भाई आप लोग पता है चुंबक, ये चुंबक होता है, इसके दो ध्रुव होता है, एन और एस, नॉर्थ साउथ, हमेशा उत्तर दक्षिण बताता है। आप एक चुंबक के छड़ को लंबाई में 4 टुकड़ों में काट दो तो एक टुकड़ा यहाँ से काट दो, एक टुकड़ा यहाँ से काट दो, एक टुकड़ा यहाँ से काट, 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए नॉर्थ ये है तो इसका यहाँ से निकाल दो, 1 2 3 4, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। मतलब कितने कितने इसके पूछ रहा है, तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 8, कितनी हो जाएंगी 8, ऑब्वियसली बात, कितनी हो जाएंगी 8। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मतलब भाई एक क्षण में 2 ध्रुव, तो 4 क्षण में 8 ध्रुव। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणी होती हैं, मतलब दोनों ओर चलती है, उत्क्रमणी मतलब दोनों ओर चलने वाली। सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना बनना होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। देखिए हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, तो उत्क्रमणी बस नहीं होती, अनुत्क्रमणी भी होती हैं कुछ अभिक्रियाएं। रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। हर अभिक्रिया में आप नहीं कह सकते, सभी में नहीं कह सकते, किसी में होती किसी में नहीं होती। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना बनना होता है, बिल्कुल सही, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी नहीं करेंगे आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना और बनना होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आपको हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक उदासीन पिंड होता है। एक उदासीन पिंड क्या होता है, केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं, केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में, कोई आवेश नहीं। मतलब आपसे पूछ रहा है एक उदासीन पिंड के बारे में पूछ रहा है, मतलब उदासीन मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। पर यहाँ पर ध्यान रखना, उदासीन पिंड के बारे में पूछ रहा है तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश बराबर मात्रा में होने चाहिए। अच्छा, आप लोग ने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, उदासीन अभिक्रिया। हमारे पेट में जब अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम कुछ क्षार ले लेते हैं, जैसे इनो पी लेते हैं। इनो पी लेते, इनो क्या करता है, अम्ल की मात्रा को बराबर करता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। इसी प्रकार से हम खेतों में भी अम्लता को दूर करने के लिए राख डालते हैं, है ना, तो अम्लता दूर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु की अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु के अमलगम में कार्बन, सोडियम, सोना या पारा। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता है पारा होता है। अमलगम में क्या होता है, पारा। यदि किसी विलयन का पीएच 2 है तो यह क्या है, पीएच क्या होता है, ध्यान रखना। पीएच होता है किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की मात्रा बताता है, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन की मात्रा बताता है। पीएच के द्वारा हम अम्ल और क्षार की स्थिति को देखते हैं किसी भी तत्व में। तो पीएच का मान यदि 7 से कम है, ध्यान सुनिएगा, पीएच का मान यदि 7 से कम है तो वो अम्ल होता है, 7 से अधिक है तो क्षार होता है, और 7 है तो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान ध्यान रखना 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। ठीक, ना तो अम्ल ना तो क्षार। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह क्या है, बिल्कुल बताएंगे, दुर्बलम, दुर्बल क्षार, प्रबलम, प्रबल क्षार। भाई pH 2 है मतलब 7 से कम है, और जितना कम होंगे उतना ज़्यादा अम्लीयता, क्षारीयता देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है अम्ल होगा, क्या होगा, ये अम्ल, प्रबल अम्ल होगा, पर क्या होगा, प्रबलम। ठीक, आगे चलते हैं। 10% नियम दिया था किसने, 10% का नियम क्या होता है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं 10% के नियम की, ध्यान रखना लिंडमान द्वारा दिया गया था, 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। अब आपको बताता हूँ 10% का नियम क्या होता है, नोट कर लेना आप लोग। देखिए नोट करेंगे,
हमारे सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है ना प्यारे मित्रों, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है ना वो 100% आती है। 100% का 90% भाग वायुमंडल में वापस लौट जाता है, बचता है 10%। 10% निकलता है। उस 10% का जो है प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं। उस 10% का पूरा 100%, उस 10 का पूरा 100% यूज करते हैं कौन? पेड़ पौधे। उसमें से 90% अपने यूज की रखते हैं और 10% बाहर कर देते हैं। इस 10% को जो है प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, इस 10% का पूरा 100%, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, मतलब यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसे 10% का नियम कहते हैं। मतलब हर घटक 90% यूज करेगा और 10% रिलीज कर देता है, ठीक, इसलिए इसे 10% का नियम कहते हैं। ये लिंडमैन द्वारा दिया गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित है। इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखना 1969 में हुई थी और इसको आप ध्यान रखना अमेरिका में है ये। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, CPCB का मुख्यालय कहाँ पर है और इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। इसका फुल फॉर्म बताएंगे CPCB का, और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी बताएंगे आप लोग मुझे। CPCB स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। देखिए आपको मैं प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। अब आप लोग पता है मुझे अम्ल वर्षा क्या है, बताएंगे। जब हम बात करते हैं सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये मिलके क्या करते हैं प्यारे मित्रों, पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। पानी के साथ अभिक्रिया करके ये HCl हाइड्रोक्लोरिकम, H2SO4 सल्फ्यूरिकम और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये तीनों चारों अम्ल क्या करते हैं प्यारे मित्रों, पानी के साथ वर्षा की बूंदों के साथ नीचे गिरते हैं और अम्ल वर्षा का रूप लेते हैं, जिससे कारण आप सबको पता है हमारे भवन क्षरण हो रहे हैं। जैसे कि ताजमहल का जो कलर है वो डाउन हो रहा है, ठीक है ना, त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसका। आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, देखिए ध्यान से। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम, एसिटिकम और A और B दोनों। A और B ध्यान रखना, नाइट्रिकम और सल्फ्यूरिकम दोनों बताए मैंने अभी आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे आप लोग। इनमें से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। किस स्तर पर जाने पर, 800 DU, 400 DU, 200 DU, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत प्यारा प्रश्न, ध्यान रखना। 200 DU, 200 DU के नीचे जाने पर ध्यान रखेंगे ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी गई है। चलिए आगे चलता हूँ लेके आपको मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था कहाँ पर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, इनमें से कोई नहीं। मतलब ग्रीन हाउस किसने खोजा था, ध्यान रखेंगे जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने खोजा था। ठीक है, आज मैंने थोड़े टफ प्रश्न भी लिए हैं, थोड़े इजी भी लिए हैं। देखिए जरा इस प्रश्न को, इनमें से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है। किस गैस के कारण, अब ऑप्शन पढ़िए आप लोग। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, इनमें से कोई नहीं बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे आप लोग कहते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस कहते हैं इसे। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गैस में गहन की संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता, मतलब किसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन सबसे ज़्यादा जुड़ता है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी ज़्यादा एक तत्व है, एक गैस जो कि तेज जुड़ता है, वही कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है हमारे शरीर में। ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन से भी तेज जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भवंडर, A B दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। C नंबर क्लिक कर लेंगे, यह भी दोनों, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल और ध्रुवीय भवंडर। ठीक, आगे चलते हैं, 1 मिनट।
ये गलत हो गया है, ये ध्रुवीय वायुमंडल कहलाएगा, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल नहीं कहलाएगा, ये ध्रुवीय वायुमंडल है। ठीक है, कंफ्यूज हो गया अपन लोग थोड़ा सा। समतापमंडल में जो बादल बनता है उसे ध्रुवीय वायुमंडल कहते हैं, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका आपका ध्रुव में है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखेंगे प्रश्न 33 नंबर प्रश्न। आप लोग 30 प्रश्न में कितने सही किए मुझे बताएंगे आप लोग। हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं आप लोग, पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। क्या कहेंगे इसे अपन लोग? इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या प्यारे मित्रों? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लेके आपको हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बहुत प्यारा प्रश्न है। 97.2%, 2.15%, 0.65% या 0.00% बताएंगे। 0.65% आप ध्यान रखना पीने योग्य पानी है अपने समुद्र में। बाकी 97% जो पानी है आपका वो क्या है? खारा है। इसके साथ साथ तो उसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं लेकिन आपको हम, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, मतलब जिसको जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा? प्लास्टिक को, पॉलीथीन को, सीसा को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ प्लास्टिक, पॉलीथीन और सीसा तीनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, मतलब भाई जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, ये तीनों को भी अपघटित नहीं कर सकते। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है? सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर, रेयान। ग्रीष्म ऋतु में आप कौन सा वस्त्र पहनना अच्छा समझते हैं? सूती का, रेशमी का, पॉलिएस्टर का, रेयान का। हम लोग ग्रीष्म ऋतु में कौन सा वस्त्र पहनेंगे बताएंगे? बिल्कुल सूती का वस्त्र पहनेंगे, हल्का फुल्का, है ना। चलिए आगे चलता हूँ लेके आपको मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पर्यावरण एक स्रोत है किसका? बताएंगे। अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें सभी। इनमें सभी। पर्यावरण के द्वारा हम सीखते भी हैं, औषधि प्राप्त करते हैं, ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द्रव्यमान संख्या इनमें से कौन कहलाती है? ये साइंस का प्रश्न है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे आप लोग? पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई तो आप सबको पता है, कोशिका कहलाती है। और कोशिकाओं के संयोग से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है? मतलब ये कि जहाँ घर्षण कम होता है, शून्य हो, वहाँ पर चलना क्या होगा? घर्षण ही नहीं हो तो कैसे चलोगे? आसान है, मुश्किल है, असंभव, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको मैं शून्य घर्षण मतलब कांच पर चलाने के लिए बोलते हो, कांच पर चल लोगे आप लोग? बिल्कुल चिकनी सतह पर चलाने की बोल, मतलब बिल्कुल घर्षण ना हो, शून्य घर्षण मतलब पूरा चिकना हो, तो चल पाओगे? नहीं, असंभव। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार इनमें से क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार क्या होगा? बताइए प्रश्न का उत्तर। ऐसे समझना, पानी के अंदर जब आप किसी वस्तु को उठाने का प्रयास करते हैं तो पानी के अंदर हल्का लगता है, तो पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल का उतना नहीं होता है ना, अपेक्षाकृत कम रहता है। अब जैसे ही आप पानी के बाहर लाते हैं उसका अचानक से वजन बढ़ जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। मतलब ये कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहाँ पर वस्तु का भार क्या होगा? भारहीन। क्या रहेगा? भारहीन। इसलिए आप सबको पता है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, आपको बता दूं मैं, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ निर्वात है, मतलब वायुमंडल ही नहीं है। तो वायुमंडल नहीं तो गुरुत्वाकर्षण कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए वहाँ हर वस्तु उड़ती है, हर वस्तु उड़ती है, क्योंकि वह सब भारहीन है। ठीक, ड्यूटेरियम निम्न से किसका समस्थानिक है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रोटेरियम और ड्यूटेरियम, ये कार्बन के दो क्या हैं प्यारे मित्रों? ध्यान रखना आप लोग, एक कार्बन नहीं, हाइड्रोजन के दो क्या हैं प्यारे मित्रों? समस्थानिक है। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, प्रोटेरियम और ड्यूटेरियम। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। प्रश्न क्रमांक 43। निश्वासन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुक्ता है? कौन सी गैस लेते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए, क्या ऑक्सीजन के अलावा और कोई गैस भी लेते हैं? क्या लेते हैं अपन लोग?
ठीक है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, ध्यान रखना, हमेशा एक दिशा। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, मतलब एक दिशा में ही होता है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, उल्टा टेढ़ा नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सबको पता है, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। प्राथमिक स्रोत क्या होगा परितंत्र में ऊर्जा का? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अभ्रक, विद्युत अपकरण, कपास और सूती। कौन सा सही नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र। भाई जूट से कुछ और बनता है, ठीक है, और रेशमी वस्त्र किसी और से बनता है। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? आपसे पूछ रहा है वायुमंडल का स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब क्या समझते हो आप लोग? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। नीली हरी शैवाल, ध्यान रखना प्यारे मित्रों। एक और बैक्टीरिया भी है, उस बैक्टीरिया का नाम बताएंगे आप मुझे, जो कि दलहन फसलों की गांठों पर पाया जाता है, जड़ों की गांठों पर पाया जाता है एक बैक्टीरिया, वो भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन कुलीन पौधा बताएंगे मुझे, नाइट्रोजन कुल का पौधा कौन सा है, वो भी बताइए, नाइट्रोजन कुल का पौधा कौन सा है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? अब भी बताया था मैंने आपको, 10%। कितना परसेंट? 10%। आगे चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? आप सबको पता है नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 21% होता है, 0.003% क्या होता है? ठीक, बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए मुझे बताएंगे आप लोग, 50 प्रश्न में कितना सही हुआ? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपभोग सभी। बिल्कुल पर्यावरण में सभी आते हैं। आगे चलिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताएंगे। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, बाकी आपका नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी। ये तीनों याद कर लीजिए आप लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव के तीनों गैस रहते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ही भाग होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी आप लिख लीजिए, जलवाष्प भी रहता है, एक्स्ट्रा है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये चारों ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभावी होते हैं, पर नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन नहीं होगा, पर नाइट्रोजन का ही भाग है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। आगे चलते हैं, स्वर्णिम रेशा, इसे गोल्डन रेशा कहते हैं, इनमें से किसे कहा जाता है? जूट, ध्यान रखना जूट। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं, गोल्डन रेशा कहते हैं उसे, जूट को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इनमें से किसे कहा जाता है? पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है, किसे? शुक्र को, याद रखेंगे, किसे? शुक्र को। आगे चलिए, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बत का पठार। भाई जब हम बात करते हैं किसके, तिब्बत के पठार की, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है तिब्बत का पठार। आगे चलिए, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ये आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन। ओजोन है, ओजोन का फार्मूला बताएंगे आप, उसका केमिकल फार्मूला बताइए ओजोन का कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। बताएंगे। बिल्कुल, धर्म जो है ना प्यारे मित्रों, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, धर्म एक सामाजिक पर्यावरण का घटक है। ठीक है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबकीय मंडल, ओजोन मंडल, ओजोन स्तर। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न करेंगे आप लोग मेरे साथ में, इसके साथ साथ में, कि ओजोन परत जो है किस मंडल में देखने को मिलता है? ठीक है, और कितनी ऊंचाई तक देखने को मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। और सूर्य से किस प्रकार की किरणों से हमारी रक्षा करता है ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक बर्फ का पिघलना, जिसे आप लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं आप लोग, है ना, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न। आप लोग मुझे 60 प्रश्न में कितने सही हुए मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 44%, 23%, 40% या 21%। हवा में आप ध्यान रखना 21% क्या है? ऑक्सीजन है। शुष्क बर्फ का किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ, बहुत प्यारा प्रश्न है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। मैंने पहले ही आपसे प्रश्न पूछा था, देखिए यहाँ आप लोग कर लेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो आप लोग देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? अब भी पूछा था मैंने आप लोगों से, कौन सी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती है ओजोन परत? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। ध्यान रखना अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे आप लोग यूवी किरणें कहते हैं, यूवी किरणें कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाती हैं ये, पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। आगे देखेंगे, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? समुद्री शैवाल में क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा, समुद्र में है तो आयोडीन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेके आपको हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सैकेलाइकेन, सैकेलाइकेन आपसे पूछ रहा है, सैकेलाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन पोषी है, अपघटक है, सहजीवी है? बताएंगे सैकेलाइकेन क्या है? बिल्कुल सहजीवी है। क्या है प्यारे मित्रों? सहजीवी। ठीक, आगे चलता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपसे पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? अब भी बताया था मैं आपको ग्रीन हाउस गैस में, ये तो ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, आर्गन भी नहीं, क्या है आपका? मीथेन। याद रखेंगे क्या? मीथेन। मीथेन क्या है आपका? एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ आप लोग लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका मीथेन तो ठीक है, मीथेन भी हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस होती हैं। आगे चलते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत पूछ रहा है आप लोगों से, मैंने बताया इसके बारे में, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयमंडल। सबसे ठंडी परत बताना है आपको। तापमंडल सबसे गर्म होगा, क्षोभमंडल भी गर्म रहता है, आयनमंडल भी गर्म रहता है, पर मध्यमंडल ध्यान रखना सबसे ठंडी परत है। और सबसे गर्म परत क्या है आपका? तापमंडल। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मैं बताया था आप लोगों को, याद रखिए 9 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत देश के जहाँ समुद्री सीमा लगती है, 9 राज्य, ठीक है। और किस में नहीं? गुजरात में है, गोवा में है, राजस्थान में है क्या, और साथ साथ में महाराष्ट्र में है क्या? ध्यान रखना राजस्थान में नहीं है, ठीक। मैं लिखवा देता हूँ, लिख लेंगे आप लोग मेरे साथ में। जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये पूरा अपना, ये पूरा यहाँ आप लोग देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तमिलनाडु वाला इलाका हो गया, केरला वाला इलाका हो गया, कर्नाटक वाला इलाका हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका इसके ऊपर गोवा वाला इलाका हो गया, फिर महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, गुजरात वाला इलाका हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ध्यान रखेंगे 9 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी है? ध्यान रखेंगे आप लोग, किसकी? गुजरात की। और सबसे कम किसकी है? गोवा की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है आप लोगों को। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। बाहरी कान बाहर और शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। अभी ऊपर वाला कथन देखिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये तो अब ये दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। मतलब
पहला सही है, दूसरा सही है। जैसे कि हम लोग इंसान, बाहरी कान बाहर है, शरीर पर बाल है, तो हम बच्चे दे रहे हैं, सही है। और जिनके बाहरी कान नहीं है और शरीर पर बाल भी, जैसे पक्षी अंडे देते हैं, ठीक। तो 1 और 2 सही लग रहा है आप लोगों के सामने, 1 और 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है बताओ। ऑप्शन देखिए आप लोग। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। बताएंगे ऑप्शन। मृत सागर की बात करते हैं डेड सी की, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा खारा है, नमकीन है ना। लवणी भी है सबसे ज़्यादा। डेड सी के बारे में बात करते हैं, इतना लवणी है कि आप उसके ऊपर चल सकते हैं, इतना लवणी है कि आप उस पर चल जाते हैं, मतलब उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। अबू धाबी के विषय में आपसे कथन पूछ रहा है, आपसे बताएंगे अबू धाबी के विषय में। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। बताएंगे ऑप्शंस। देखिए रेगिस्तान इलाके में तो सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी मुद्रा क्यों दिनार कहते हैं? बताएंगे प्रश्न का। देखिए पहले दूसरा तो सही दिख रहे हैं, ए और बी तो सही हैं आपके, तो ए और बी जहाँ हो वो तो सही हो जाएगा। देखिए बी सी डी गलत, ए डी बी गलत, अच्छा ए डी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, ए सी डी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या? ए और डी सही है। देखिए ए बी सी भी है और ए बी डी भी है, मतलब यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और मुद्रा दिनार भी है, ठीक। आगे चलते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। एक गांव, यहाँ यह गांव एक विशेष प्रकार कपड़े के लिए, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसे पोचमपल्ली इसलिए कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है प्रश्न, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का ही भाग है पोचमपल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। दई जरा अल्ट्रावायलेट यूवी रेंज के द्वारा अपन देख सकते हैं। जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम यूवी रेंज के द्वारा देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। लोहे की छड़ों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। मतलब यदि आप एक सिरे पर गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं क्या? ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक, हीटर। ऊष्मा का अच्छा सुचालक होगा ना ये, ठीक, जिसमें ऊष्मा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आप लोगों को। कलमकारी, ये कुछ आप लोगों से वस्तुएं पूछ रहे हैं और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं। कलमकारी, पिथौरा, बार्ली, मधुबनी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। कलमकारी, देखिए कलमकारी कहाँ का है? देखिए कलमकारी जब हम बात करते हैं ना, तो ये कलमकारी देखने को मिलता है, आप लोग ध्यान रखना, ए का फर्स्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पिथौरा देखने को मिलता है, आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में। बार्ली देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना, बार्ली आपको, ये भी सही है, महाराष्ट्र में। मधुबनी बिहार में, ठीक है। ये पूरा आ गया आपके सामने, मतलब 3 यानी 1 2 3 4, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा आपका। सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैलता है, मतलब कौन सा ग्रह है? शनि। आप सबको पता है कितने वलय हैं इसमें? शनि में कितने वलय हैं आप लोग बताएंगे? शनि में कितने वलय हैं कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इससे खतरनाक प्रभाव क्या होगा? अब आप लोग मुझे बताएंगे कोयले, जो कोयला होता है उस जाने पर कौन सी गैस निकलती है? कमरे का तापमान साधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि दम घोटू गैस है, और जो कि किसमें मिलती है? आप ध्यान रखना, कोयले मिलती है, और कोयले जलाने पर वो निकलती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आप कहीं जला रहे हैं, मतलब कोयला जला रहे हैं, तो आप उसके धुएँ को निकलने दें, नहीं तो आपको सांस लेने में भारी समस्या हो सकती है। आगे चलता हूँ, देखिए आपको। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक
घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम बात करते हैं स्तर की, तो स्तर तो वही रहेगा, स्तर तो वही रहेगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। मतलब यदि कोई वस्तु उसमें डूब रही थी तो वो क्या हो सकती है, वो तैर सकती है उसमें। जैसे मैंने अंडा वाला प्रश्न लिया था आपके साथ में, ठीक है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है, बताएंगे। बैजा नहीं पिनाला, आप लोग ध्यान रखना है, क्या, बैजा नहीं पिनाला, बैजा नहीं पिनाला, पिनाला, बैजानी मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी जामुनी, बैंगनी जामुनी, बैंगनी जामुनी, नीला, नीला, हरा, फिर पीला, नारंगी, लाल। तो आपको जामुनी नहीं दिख रहा तो जामुनी छोड़ दीजिए। बैंगनी, नीला तो है ये रहा, हरा भी है, पीला भी है, नारंगी भी है, लाल भी है। तो याद रखेंगे आप लोग, बैजानी पिनाला, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 3 नंबर ऑप्शन सही कर रहे हैं ये। बैंगनी, अच्छा, बैजा नहीं पिनाला, तो बैंगनी, नीली, नील जामुनी, ठीक है, नील जामुनी लिखा है तो ठीक है, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, ये आप लोग पहले बताया मैंने। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। एक सेकेंड, देखिए खाद्य जाल कहते हैं, जो खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, लेके आपको मैं थोड़े बहुत प्रश्न और बचे हैं आप सबके साथ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध का, और उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा बताएंगे प्रश्न आप लोग। डी नंबर 22 दिसंबर, ध्यान रखेंगे। तो जब 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सीधी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण, चट्टान से पूछा हुआ है। आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट। मैंने इस पे बहुत अच्छा क्लास लिया है, आप लोग पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो कि मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती हैं। मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती आग्नेय चट्टानें। चलिए आगे चलता हूँ, लेके आपको मैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको पता है, सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर होता है क्या, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप आयमंडल, ओजोन मंडल, ये सब मंडल आपको देखने को मिलते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ये तो आपको पहले से पता है, माउंट केटू। प्यारे मित्रों, क्या माउंट केटू, आप ध्यान रखना, केटू क्या है, सबसे ऊंची चोटी भारत में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। केटू आपका क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, तिब्बत का भाग भी इसे कहते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है, बिल्कुल सही, ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। बताएंगे प्रश्न का उत्तर, बी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल। नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, मतलब 99% आपका दो गैसों का भाग है वायुमंडल अपना। 140 नंबर प्रश्न आपको देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये मैंने अभी बताया आपको ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका मीथेन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। मीथेन भी है, ये वाला भी है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, ध्यान रखना। कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, किससे सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जो होते हैं ना, वहाँ सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा जीव जंतु वहाँ देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुदाब मापने वाला यंत्र आप सबको पता है, बैरोमीटर, याद रखेंगे आप लोग। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, थर्मामीटर से ताप मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, हाइग्रोमीटर से पानी की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज़, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। प्लास्टिक आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ, लेकिन आप सबको मैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, परम तापक्रम पैमाना पूछ रहा है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। परम तापक्रम की जब बात करेंगे आप लोग, ध्यान रखना है क्या, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना आपका परम तापमान तापक्रम पैमाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, पृथ्वी का पृष्ठ, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, ध्यान रखेंगे 3/4। महासागर सब, ये एक थोड़ा घुमाया हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न को ध्यान रखना। महासागर मतलब जल जो है, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग कवर किया है, जो कि 3/4 है,
ठीक है, 3/4। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेक्टाइट और हमेशा इसमें दिक्कत रहती है। स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है, निक्षेपण सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। मतलब किसी मरे हुए जीवों पर आप आश्रित होने क्या कहेंगे, पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्केवेंजर या फिर ओमनीवोर। ध्यान रखना, स्केवेंजर। स्केवेंजर मतलब क्या, मृतजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, मृतोपजीवी जीव, मृतोपजीवी जो कि मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, स्केवेंजर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब रहेगा सबसे ज़्यादा। भाई तालाब में जीव जंतु मिलेंगे आपको, तो पारिस्थितिक तंत्र वही होगा जहाँ जीव जंतु रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कौन जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। जीवी कारक पेड़ पौधे हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव हैं क्या, प्रस्तर हैं क्या, ध्यान रखेंगे प्रस्तर नहीं है, प्रस्तर आपका जीवी कारक नहीं है। आगे चलते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। अभी आपके मैंने पहले 60 प्रश्न लिए थे, 50 प्रश्न और हो गए, मतलब 110 प्रश्न हो गए, मतलब 100 प्लस हो गए आपको होगा। 100 प्लस में कितने नंबर आप लोगों को सही किए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। हानिकारक किरणों से आयन मंडल, ओजोन स्तर, सौर मंडल, चुंबक मंडल, बताएंगे। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर क्या होगा, ओजोन स्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। बिल्कुल, मैंने पहले यह ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, आगे वायुमंडल अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। यही तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड तो खतरनाक गैस है। ठीक है, धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, अयस्क को। ठीक है, धातु में प्रस्तर। यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये इसे में जो है जितने बचे हुए प्रश्न हैं मैं आप लोगों को इसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लगा लेना आप लोग। ठीक है, अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पूरी प्रैक्टिस करिए और घबराना नहीं है, पेपर को अच्छे से देना है। हम लोग इसके पूरे एनालिसिस करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे प्रश्न भी शेयर कर देना जो आपको याद रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।